एट्थ क्लास एसएसटी में हमारी जो बुक चल रही थी जिसका नाम था सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, उसमें आज हम अपना अध्याय 7 शुरू करने जा रहे हैं। इस पुस्तक का ये आखिरी चैप्टर है जो हमारे कोर्स में है। इसके बाद के चैप्टर उसमें से हटा दिए गए हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हास्यकरण की समझ। हास्यकरण क्या होता है, इसको हम समझने के लिए पहले आपकी पुस्तक में कुछ हास्य क्या है ये हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। जैसे कि हम अपनी कॉपी किताब में जब भी कुछ लिखते हैं, सामान्यतः जब हम कॉपी में लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि एक लाइन हम साइड में बाईं ओर खींचते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारी पन्ने का हास्य। हास्य खींचने के बाद में हम अपने बचे हुए स्थान पर कार्य करते हैं। तो जिन पन्नों पे आप लिखते हैं और खाली जगह छोड़ते हैं, उन्हें ही हम पन्ने का हास्य कहते हैं। तो ये जो हास्य है, ऐसा समाज में भी होता है। हास्य का मतलब है कि जिसे किनारे करना या हास्य पर धकेल देना। ठीक है, ऐसे में जिन व्यक्तियों ये ऐसे में व्यक्ति उन चीज़ों के केंद्र में नहीं आते, यानी जो चीज़ें बीच में होनी चाहिए वो उस बीच से हटकर होते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा में, अपने खेल के मैदान में या कहीं और हम समाज में जहाँ जाते हैं लोगों से व्यवहार करते हैं, तो हमें ये महसूस करने को मिलता है। आप अपने कक्षा के ज़्यादातर बच्चे जैसे नहीं हैं, अगर वह संगीत या फिल्मों में रुचि नहीं लेते, आपकी तरह बोलते नहीं हैं, आपकी तरह पहनते नहीं हैं, आपकी तरह वह आपकी जैसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, या आप जब खेल के मैदान में जाते हैं तो आपकी तरह खेलते नहीं हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, उन्हें खेलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, आपकी तरह व्यवहार करना नहीं आता, आपकी तरह पहनावा नहीं आता, तो इस बात की गुंजाइश हमेशा बढ़ जाती है कि वे आपके संगी साथी आपको आपके बीच का नहीं मानेंगे, आपको हर समय आपका मजाक बनाएंगे या आपको दरकिनार करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके क्लास के अंदर कोई बच्चा, जैसे आप शहर में आज इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं, स्टैंडर्ड के स्कूलों में जाते हैं, और कोई गांव का बच्चा आकर वहाँ पढ़ता है और उसकी भाषा में थोड़ा सा भी फ़र्क होता है, तो आप उसका कितना परिहास करते हैं। इसी परिहास को, हमेशा उसको प्रत्याड़ित करना, उसे अलग थलग करना, इसी को बोलते हैं हांसी पे डालना। ठीक है, क्योंकि वह औरों से अलग है, क्योंकि उसका एहसास, उसके कार्य करने का तरीका, उसकी सोच, उसका व्यवहार आपके व्यवहार से मैच नहीं करता। इसी को बोलते हैं हास्यकरण, यानी हास्य पर डालना। कक्षा की तरह समाज में भी हमारे ऐसे समुदाय और ऐसे समूह होते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास होता है, और उनकी बेदखली की वजह होती है कि वे अलग भाषाएं बोलते हैं, उनके रीति रिवाज हमारे रीति रिवाजों से मैच नहीं करते हैं, या कह लीजिए कि हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो कम ताकतवर होते हैं, हम रंग रूप से साफ सुथरे होते हैं, वो कम होते हैं, या वो हम अधिक पैसे वाले होते हैं, वो गरीब होते हैं। ये यूँ कह लीजिए कि हमारे पास मुकाबले में उनसे ताकत ज़्यादा होती है। तो कहें तो ये कारण हो सकते हैं, गरीबी का कारण हो सकता है, सामाजिक हैसियत से कम हो सकते हैं, लोगों से रूप में कम दिखने वाले हो सकते हैं, पैसे में कमज़ोर हो सकते हैं। इस तरह से वह अपने आप को हास्य पर महसूस करते हैं। कई बार हास्यई समूहों को लोग दुश्मनी के डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने वाले ये एहसास समुदायों को क्या करते हैं, संसाधनों और मौका का फ़ायदा उठाने से भी क्या करते हैं, वंचित करते हैं। फलस्वरूप ऐसे समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने से चूक जाते हैं, उन्हें समाज में ऐसे ताकतवर और वर्चस्व वाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय या अलग थलग होने का एहसास रहता है, जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास धन दौलत होती है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, राजनीतिक रूप से अधिक ताकतवर होते हैं। हम अगर बात बोलें तो हास्यकरण के अंदर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हास्यकरण पर डालते हैं, उन्हें हास्यकरण पर जीने के लिए महसूस करते हैं, सभी फ़ायदे उठाने से उन्हें वंचित करते हैं। तो इस पाठ के अंदर हम ऐसे 2 समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप पर हास्य पर माना जाता है। आगे यहाँ पर आदिवासी और हास्यकरण के बारे में कुछ चित्रण या चित्रकथा के रूप में बताया गया है। दिल्ली के एक आदिवासी परिवार हैं, सोमा और हेलन दादाजी के पास बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे हैं। अरे देखो, आदिवासियों की नाव। तो बच्ची बोलती है, दादू ये आदिवासी हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है, क्या हमारे बारे में भी कुछ और नहीं जानते? तब उनके दादाजी ने बोला है, सही कहा है बेटा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध होती है, ज़्यादातर लोग
इस बात का ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। फिर दादाजी अपनी कहानी बताने लगते हैं कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम उड़ीसा के एक गांव में रहा करते थे, जो कि एक बहुत खूबसूरत गांव था, और हमें हमारी आवश्यकता की संपूर्ण चीज़ें उनकी ज़मीन से, जंगलों से ही मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती और जंगलों, नदियों की बहुत कदर करते थे। लेकिन हुआ क्या, अचानक से हमारे जंगल हमारे नहीं रहे, क्योंकि जो वन विभाग थे, उनके अफसर और ठेकेदारों ने सारा जंगल साफ कर दिया। अगर हम जंगलों को बचाते तो हमारी पिटाई हो जाती थी, हमें अदालतों में घसीटा जाता था, वहाँ न तो हमारे को वकील मिलता था, न हमारा मुकदमा हम खुद लड़ सकते थे। फिर आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई, ऐसा सवाल उनकी बेटी ने किया। तो हम में से बहुत सारे लोग जो अपने घर बार छोड़ के चले गए, आसपास के कस्बों में जाकर काम धंधा करने लगे, जो मिल जाता था उसी से अपना पेट भरने लगे। फिर अफसर आए, उन्होंने फिर हमें प्रताड़ित किया। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं और उन्हें वो निकालने चाहते हैं, और वो बड़े बड़े से झूठे झूठे वायदे किए, कहते थे हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो हम उन्हें नौकरी देंगे, पैसा देंगे। कुछ गांव वाले खुश हुए, कुछ को लगता था कि हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, और कुछ ने तो जो उन्होंने जो कागज़ थे उन पर अंगूठे लगा दिए। वो मतलब भी नहीं समझते थे कि अंगूठा लगा देने से वो अपनी ज़मीन उन्हें बेच रहे थे। मुट्ठी भर लोगों ने उन्होंने छोटी मोटी नौकरियों पर रखा, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें उनको नहीं बेची। फिर आगे हुआ कि हमारे साथ जब हमने ज़मीनें नहीं बेची तो हम सारे साथ मारपीट की गई, हमें बड़े बड़े तरीके से धमकाने लगा। आखिरकार हम सब ने मजबूर होकर अपने पुराने पुरखों की जो ज़मीन थी वो उनको बेचने पर मजबूर होना पड़ा। हम छोड़कर चले गए, और एक ही थोड़े से समय में हमारी जीवन शैली रातों रात में ही समाप्त हो गई, जिस तरीके से हम जीते थे। ओ दादू, हमारी ज़मीन, उसका बोले मेरे पास 30 एकड़ ज़मीन थी, ठेकेदार ने हमें थोड़ा सा पैसा दिया। हमने ज़्यादातर लोगों और दोस्तों ने उसके बाद मैं और अपने ज़्यादातर दोस्त से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं जो पैसा मिला उसको छोड़कर मैं शहर आ गया। शहर में वो पैसे मुश्किल से थोड़े दिन ही चले और रोजी रोटी का कोई साधन नहीं रहा। फिर हमने किराए का एक कमरा लिया, उसमें हम रहने लगे। बेखौफ ज़िंदगी और खुले माहौल की हमें बहुत याद आने लगी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिली, हम यहाँ चले आए, और बड़ी कठिनाई भरे दिन थे वो जो हमने कि उस समय निकाले। इसलिए तुम दोनों को हम कई साल तक स्कूल भी नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफ़रत थी। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई करने में इतने पीछे थे कि सारे लोग हमारे मजाक उड़ाते थे। स्कूल में क्या होता है, आप अगर सबसे पीछे हो, आप उम्र कद काठी में बड़े हो और छोटी क्लास में पढ़ते हो तो आपकी मजाक बनाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से उनकी भी मजाक बनती थी। भाषा में वो संथाली भाषा का प्रयोग करते थे, हिंदी में बात नहीं कर पाते थे तो उनकी मजाक बनती थी। लेकिन दूसरी जो बेटी थी वो बोलती कि मेरे कुछ दोस्त बन गए थे, क्योंकि उसने उनकी अंग्रेजी भाषा को थोड़ा सीख लिया था और वो बोलने लगी थी। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग अपने भी अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपने आदिवासियों की वो बेटी कहती है कि इस पर एक फिल्म ज़रूर बनाऊंगी, जिसे हम बताएंगे किस तरह की संघर्ष की ज़िंदगी हमने जी है और आज हम अपनी किस स्थिति के अंदर हैं। तो इस प्रकार ये एक चित्रकथा यहाँ पे दिखाई गई है, जिसके अंदर एक दादाजी उनके बच्चों के कुछ किए गए सवालों को, जिसकी वजह आज एक आदिवासी लोग हमारे और लोगों से, एक समुदाय से अलग डिफरेंट कैसे हैं, क्यों हैं, इसका कारण बताते हुए अपनी कहानी बताते हैं। तो क्यों उनके दादू को उड़ीसा में अपना गांव छोड़ना पड़ा, किस प्रकार हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती एक कहानी है, इस समुदाय के हास्यीकरण के बारे में इसी पाठ के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। और हम सीखें